दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। सवाल ये है यहाँ पर आज की तारीख में कि अमित शाह जो कि बीजेपी के चाणक्य कहे जाते रहे हैं, लेकिन कुछ वक्त से तो खैर अब गिरावटें देखी जा रही हैं, लेकिन वहीं पर एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि चाणक्य की जबान ऐसी कैसे फिसल गई कि उसके बाद अब तमाम नेता और उनकी पार्टी उन्हें बचाने में कूद पड़े हैं और बचाव ऐसा कि दूसरे को फंसा कर बचाने की तैयारी की गई। ऐसी चर्चाएं अब जोर शोर से राजनीतिक गलियारों में हैं और तस्वीरें साफ दिखाई दे रही हैं। जो भी लोग राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं वो ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वाकई में राहुल गांधी को फंसाया गया है या फिर यहाँ पर राहुल गांधी से कोई गलती हुई है। तो असल में किसकी गलती है ये समझने की जरूरत है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि अमित शाह जो खुद को प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं नरेंद्र मोदी के बाद, वो अगर ऐसी सोच रखते हैं कि देश के 20 करोड़ लोगों को ऐसे एक किनारे कर दें और संविधान निर्माता के लिए भी कुछ भी जिस तरह के शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, उसके बाद वो इस तरह से संसद में आकर के खुल के बोल रहे हैं, फिर उनके बचाव में तमाम लोग जुट गए हैं। यानी कि बीजेपी भी बैकफुट पर आ रही है इस मामले में। कहीं ना कहीं ये लकीर उन्होंने खींची तो थी, लेकिन ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट और ऐसा ट्रायल रहा जिस पर उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। अब इसके लिए वो बचाव की तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ चर्चा के लिए अजय वर्मा जी और डॉक्टर सूरज यादव मंडल हमारे साथ हैं और बेहतर तरीके से उनके साथ ही समझेंगे इस बात को। डॉक्टर सूरज, यहाँ पर आपसे बड़ा सवाल ये है कि अमित शाह ऐसी गलती क्यों कर रहे हैं। अमित शाह का को क्या ये इस देश में कितने लोग कितनी मात्रा में है, कितने प्रतिशत में है, किस तरह से यहाँ पर विपक्ष के नेता जो है पीडीए जैसा नाम भी देकर के चुनाव में सत्ता को मात देने की कोशिश करते हैं और काफी नुकसान भी कर देते हैं। उसके बावजूद भी दलित सेक्शन को इस तरह से उन्होंने टारगेट किया है। मायावती ने भी यहाँ पर बड़े कड़े शब्दों में बोला है कि इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, भीमराव अंबेडकर जी की बेइज्जती को। तो कुल मिलाकर के अमित शाह क्या करना चाह रहे थे, मैं इस थॉट को समझना चाह रही हूँ कि वो क्या चाह रहे थे। वो ये चाह रहे थे कि वाकई में उनकी बेइज्जती हो या उनकी वाकई में जबान फिसल गई है जिसके बाद उनके बचाव में पूरी पार्टी और नेता लग गए अमित शाह के लिए। ऐसा प्रतीत होता है कि जब वो फ्लो ऑफ द मोमेंट एंड स्पीच में उन्होंने जो टिप्पणी की है वो अंततः उनके मानसिकता या उनके दिमाग में जो चलते रहता है, जो वो प्राइवेट में ये लोग जो बातें करते होंगे वो रिफ्लेक्ट कहीं ना कहीं हो जाता है। परहैप्स फ्लो ऑफ द मोमेंट में वो आ गया, लेकिन जो आया वो निश्चित तौर से अपमानजनक था, न सिर्फ बाबा साहब के लिए, बस इस देश के तमाम ऐसे लोगों के लिए भी जो इस देश को आजादी दिलाने में आगे रहे, इस देश के डिप्रेस्ड सेक्शन के लिए अपनी जिंदगी और अपने सोच को हमेशा के लिए बनाए रखे। अब प्रश्न उठता है कि ये अभी चर्चा हो सकती है कि उन्होंने क्या कहना चाहा। देखिए, उन्होंने ये कहना चाहा कि जो उनका नैरेटिव बहुत क्लियर एंड सिंपल है कि जो भगवान को आप याद करेंगे तो 7 जन्म तक स्वर्ग पाएंगे। प्रश्न उठता है कि क्या स्वर्ग का डेटा है उनके पास कि उनके कितने नेता और कि कब कब नाम लेके स्वर्ग चले गए। उन्होंने जो नाम ली और सूरज जी, जो वो माफ बोलते। कीजिएगा, मैं एक बात बीच में इंटरप्ट करके याद दिला रही हूँ कि इसमें अमित शाह की गलती क्या है। जब देश के पूर्व सीजीआई ये कहते हैं कि मैं राम की तरफ देख करके अयोध्या के फैसले की उम्मीद कर रहा था, तो फिर अमित शाह की गलती क्यों मानी जाएगी इसमें। वो तो खुद पॉलिटिकल पार्टी है, हिंदू एजेंडा पे चलती है। नहीं, मैं गलती नहीं कर रहा हूं, मैं उस मानसिकता को दोहरा रहा हूं, मैं उसको लोगों के समक्ष ला रहा हूं आपके माध्यम से। जिस मानसिकता के तहत बाबा साहब को एक तरह से लिप सर्विस ये लोग तो देते जरूर हैं, लेकिन मंशा वही थी जो चुनाव के पहले थी, यानी कि आप हमें 400 पार कराइए, हम संविधान बदलेंगे, हमारे लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान का कोई मायने नहीं। और ये बात वो छिपाए नहीं थे उस समय भी। उन्होंने चाहे जो उनके नेता थे हेगड़े या चुनाव के दरमियान भी जो अनेक वक्तव्य आया था उसमें ये रिफ्लेक्ट हो रहा था। कल जो उन्होंने कहा अमित शाह, देखिए अमित शाह इज द पर्सन हु इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन बीजेपी अभी जो सत्ता में, और उनके पास वो लोगों को बनाते हैं, लोगों को हटाते भी हैं। तो वो उस मानसिकता के तहत ही बोल रहे थे, वो एक तरह से एडवाइस दे रहे थे जो अनकॉल्ड फॉर एडवाइस था, विच वाज अल्टीमेटली जो बाबा साहब के सम्मान के लिए सही नहीं था और इस देश के
बहुसंख्यक लोगों के लिए, खासतौर से दलित समुदाय के लिए बहुत ही अपमानजनक था। अब ये साधारण सी बात नहीं है, इट इज नॉट जस्ट कि बाबा साहब का नाम लेके उन्होंने किया, एक नैरेटिव है और इसको हम लोग भूल जाए। बाबा साहब किस का छवि जो है या जो उनका योगदान है वो सिर्फ संविधान तक सीमित नहीं है। 1918 के बाद से लेकर और 28 के बाद से लेकर और जब तक भारत आजाद नहीं हुआ, उनकी जिंदगी के हर एक क्षण उन वर्गों के लिए वो संघर्ष करते रहे और उनके लिए आगे बढ़ते रहे और सोचते रहे जो वर्ग हमेशा से हाशिए पर रहा, और संविधान के माध्यम से उनको उन्होंने वो अधिकार दिए। उस अधिकार के माध्यम से लोग चाहते थे कि वो जो स्वर्ग अगर धरती पर आ सकता है तो उसी के बहाने आ सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सोच में तो मनुस्मृति की नर्क है और वो उसी की ओर धकेलना चाहते हैं। तो ये बहुत ही सोची समझी साजिश है। और जहां तक सवाल है नैरेटिव, देखिए विकास के लिए क्या जनता है सड़क पे आके क्या करेगी कि विकास दो। यहाँ संसद में हमें सबसे अधिक चिंता है कि इस देश का स्वरूप जो है संवैधानिक स्वरूप है, जनतंत्र है। इस देश में लोगों का जो अधिकार है, एक समानता का अधिकार है, बंधुत्व का की जो बात है, उस सभी को समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की साजिश है और उसका विरोध संसद के अंदर और बाहर अगर नहीं किया जाएगा तो इस देश की जनतंत्र के साथ साथ लोगों के अधिकार और हाशिए पर रहेगा। जी मैम। यानी कि यहाँ पे तो एक तस्वीर निकल के आ रही है भीमराव अंबेडकर जी को लेकर के, जिस तरह से ये तमाम बवाल शुरू हुआ। विनय जी, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही और वही मेरे को ध्यान में आ रही है कि कैसे पूरी कैबिनेट जो है, नेता तमाम पार्टी जो है वो जुट गए अमित शाह को बचाने के लिए। अमित शाह ऐसी गलती क्यों कर रहे हैं फिर कि उनको बचाने में जुटना पड़े? क्या एक्सपेरिमेंट था ये? इतना टेस्ट एंड ट्रायल किया जा रहा है इस लेवल पर पार्लियामेंट में आकर के दलित वोटर्स के साथ। अब मैं तो ये समझता नहीं कि अमित शाह इतने इनोसेंट होंगे और ये ऑफ द कफ रिमार्क होगा। इतने रिस्पॉन्सिबल लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी में, प्राइम मिनिस्टर के बाद नेक्स्ट उन्हीं का नाम आता है, मोस्ट पावरफुल मिनिस्टर इन इंडिया, कि इस तरह से कैजुअली ये कह दिया होगा। क्योंकि जैसे तुमने कहा कि टेस्ट करने के लिए, टेस्टिंग द वाटर्स, तो एक जरा फेंक के देखते हैं पत्थर की कितना बवाल इसके ऊपर उठता है, क्या होता है। और एक तरफ वन नेशन वन इलेक्शन के बिल्स इंट्रोड्यूस हुए, उसके ऊपर अपोजिशन हुआ। वहां पर राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने तो कॉन्स्टिट्यूशन की डिबेट का जवाब दिया नहीं, वो तो अमित शाह ने दिया था। तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी में ये भी दर्शाता है, जहां की प्राइम मिनिस्टर को जवाब देना था, होम मिनिस्टर जवाब दे रहे हैं, तो उनका स्टेचर कितना है। और ये बहुत सीरियस बात है कि होम मिनिस्टर का स्टेचर होते हुए अमित शाह इस तरह की बात आखिर क्यों करेंगे। ये मतलब एक आम जो जिसको कहते हैं नैरेटिव में या आम इक्वेशन में ये समझ से परे है कि इतना रिस्पॉन्सिबल लीडर इस तरह की बात आखिर क्यों करे। आखिर क्या बीजेपी क्या टेस्ट करना चाहती है? व्हाई इट इज क्रिएटिंग रिपल्स इन द वाटर टू टेस्ट व्हाट? कि जैसे डॉक्टर सूरज कह रहे थे कि पूरा मनुस्मृति से इंस्पायर्ड है बीजेपी का जो थ्योरी है, थीसिस है और जो उनके प्रोग्राम्स हैं। तो एक समय बीजेपी का नारा होता था विनीता यादव का, जो कहा सो किया। और अब अगर आप देखें तो बीजेपी कह कुछ रही है मगर ग्राउंड पर कर कुछ रही है। ये जो बीजेपी का 2.0 या 3.0 एडिशन हम देख रहे हैं बीजेपी का, उसमें अटल जी और अडवाणी के समय की जो बीजेपी जो हम लोग कवर किया करते थे, उससे ये बीजेपी इज टोटली डिफरेंट। तो इसमें काफी एग्रेशन है इस बीजेपी में काफी ये है कि अपने नैरेटिव को किस तरह बदलना है, किस तरह से प्लान आउट करना है, क्या सोची समझी साजिश हो सकती है, किस तरह से किस मुद्दे को ठिकाने लगाया जाए। तो मैं नहीं समझता कि बहुत इनोसेंटली अमित शाह ने जरूर सोचा होगा कि अगर बाबा साहब के ऊपर कोई भी ऐसा रिमार्क होता है तो आप देखिए कि यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक उसके प्रोटेस्ट नजर आएंगे। समाजवादी पार्टी ने भी प्रोटेस्ट किया कि बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा। हिंदुस्तान संसद में उनके सांसदों ने संसद के परिसर में मार्च भी किया, जो वीडियो क्लिपिंग ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर मैं देख रहा था। तो
अब इसका रिएक्शन इतना बड़ा होगा अपोजिशन से, ये देखकर पूरा का पूरा कैबिनेट उतर आया अमित शाह के डिफेंस में। और अमित शाह का भी ये कहना था कि मेरे रिमार्क्स को ट्विस्ट किया गया है और मैं इसके ऊपर हम लीगल एक्शन भी लेंगे कि बदनामी की गई है और तोड़ मोड़ के ये दिखाया गया है। अब वो कहाँ तक कसौटी पे खरा उतरता है ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा। अभी तो दोनों अपोजिशन और रूलिंग पार्टी दोनों पुलिस के दरवाजे पर पहुंचे हुए हैं कि इसमें क्या होगा, इस केस में क्या होगा। विनीता, आपने तो खुद देखा, इतनी बरसों तुमने क्राइम कवर किया और ये पॉलिटिक्स देखी है, ये क्या केस है। ये बयान लेके स्टेटमेंट लेकर इसको खत्म कर दिया जाएगा। तो मगर अभी जो है संसद का सत्र 2-3 days event, nothing else. हाँ, ये 3-4 दिन तक ये नैरेटिव चलेगा, कल संसद का सत्र खत्म हो जाएगा। वो एक दिन का इवेंट खत्म। और आज जैसे राज्यसभा में भी वो डिप्टी चेयरपर्सन ने जो नोटिस था नो ट्रस्ट वाला मूव, वो उसको भी रिजेक्ट कर दिया। राज्यसभा जो धनखड़ साहब के वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट था। तो ये सारे मुद्दे उठे और फिर खत्म होते नजर आए। फिर दूसरी दरार भी कई बार देखने को मिल जाती है इंडिया ब्लॉक के ऊपर, चाहे वो ईवीएम को लेकर देख लो, उमर अब्दुल्ला के बयान को देख लो, कहीं ना कहीं बीजेपी उसको भी एक्सप्लॉइट करेगी। तो बीजेपी जो ना सवाल और था विनय जी यहाँ पर कि उमर अब्दुल्ला बेवफा से क्यों दिखाई दे रहे हैं आजकल, क्या हो रहा है ये? देखिए, उमर अब्दुल्ला को पहला तो चाहिए अपना स्टेटहुड उनको रिस्टोर करवाना है किसी न किसी तरह। वो सेंटर ही रिस्टोर करेगा स्टेटहुड जम्मू कश्मीर का। तो अगर कोई डील चल रही है सेंटर के साथ, और उमर अब्दुल्ला, हमको ये भूलना नहीं चाहिए, अटल जी के बीजेपी में फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर ऑफ स्टेट रह चुके हैं उमर अब्दुल्ला। तो कोई ऐसा नहीं है कि उनके लिए बीजेपी बहुत अनटचेबल है, मगर उनका अगर स्टेटहुड का डिमांड जो है वो अगर पूरा होता दिखाई पड़ता है तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें से अगर वो बीजेपी को थोड़ा कंसेशन देते हुए नजर आए। तो मैं समझता हूँ सब ये पॉलिटिकल लड़ाई है उमर अब्दुल्ला के लिए, और अपनी क्रेडिबिलिटी और अपना एग्जिस्टेंस बचाने का सवाल है। तो इसमें अगर स्टेटहुड की डिमांड जो उन्होंने बड़े पुरजोर तरीके से रखी है, प्राइम मिनिस्टर से भी मिले, गृह मंत्री से भी उन्होंने बातचीत की, और बार बार कह रहे हैं कि सेंटर जल्दी से जल्दी स्टेटहुड को रिस्टोर करे। तो वो मैं समझता हूँ कि ये इसको लेके जो भी हो, बैक स्टेज में जो भी बातें हुई हैं उनकी बीजेपी के साथ, इससे थोड़े से वो सॉफ्ट नजर आते हैं बीजेपी के ऊपर। सॉफ्ट की बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये अब अटैकिंग हो गई है विपक्ष को लेकर, जहां ये कह रहे हैं कि ईवीएम की बात जो है वो कभी कभी मतलब ये हमेशा लागू होनी चाहिए 365 दिन। हाँ, कोई भी जब हार जाओ तब मत उठाओ ईवीएम को, हर समय ये मुद्दा उठाना चाहिए। कि आप हार जाते हैं तो ईवीएम नहीं तो नहीं। तो ये जीत का ये असर हुआ है उमर अब्दुल्ला पर कि वो इस तरह से अब अपने रंग दिखा रही है, ऐसा कहा जा सकता है क्या? नहीं, मैं तो यही समझूंगा कि अपने वो पॉलिटिकल पारी खेल रहे हैं, और उनके अगर पॉलिटिकल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं अगर उसको अचीव कर पाए तो कोई वो उसमें उनको लगता नहीं कि कोई हर सेंटर के साथ दुश्मनी। हाँ, विपक्ष भाई इंडिया अलायंस के ऊपर कहने के लिए तो एक नैरेटिव तो चलेगा ना, लोगों में बात तो होगी। बीजेपी के लिए तो बहुत अच्छी बात है, इट शुड बी म्यूजिक टू ईयर्स ऑफ बीजेपी कि आपस में क्रैक्स अगर नजर आ जाएं, कभी समाजवादी पार्टी कुछ कह दे अलग से, कभी कांग्रेस कुछ अलग राग अलाप दे, उधर टीएमसी अलग बात कहना शुरू कर दे, ममता की लीडरशिप पे बात आ जाए, फिर आरजेडी सपोर्ट कर दे उसको। तो ये सब चीजें चलती रहेगी क्योंकि इतनी सारे पार्टीज हैं, उनमें एक धारा एक मत, मतलब जिस तरह से कहीं पर वो पढ़ रहा था ना मैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन 1 लीडर 1 पार्टी। तो ये सब हमारा देश बहुत डाइवर्स है, तो डाइवर्स पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की, रीजनल पार्टीज है उनकी अपनी रीजनल एस्पिरेशंस हैं। और उमर अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर अगर चलाना है और कश्मीर वैली को अगर ठीक ठाक रखना है तो सेंटर के साथ ज्यादा खिलाफत तो मैं समझता हूँ कि ज्यादा रसिस्ट कर नहीं सकेंगे वो सेंटर को, क्योंकि सारा कंट्रोल सेंटर के पास रहेगा जम्मू कश्मीर का। तो उनको अपना अगर उनका स्टेटहुड रिस्टोर हो जाता है, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल विक्ट्री होगी उमर अब्दुल्ला के लिए। तो वो अगर वो बीच बीच में थोड़ा बहुत इस तरह से उछलते रहेंगे, कुछ ना कुछ बयानबाजी अगर कर भी देंगे, तो वो समझते हैं कि क्या फर्क पड़ता है इससे, 2-4
बाहर कह जी दिया फिर डॉक्टर लोग सूरज भूल शायद जाएंगे। इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं। मेरा एक सवाल और था डॉक्टर सूरज इसी के साथ में कि उमर ने ये चुनाव की लड़ाई भी ऐसे लड़ी थी जैसे कोई क्रांतिकारी हो, क्योंकि वो जेल गए थे और वही बीजेपी को ही वो पूरी तरह से डेफिनेटली कि किस तरह की सारी परिस्थितियां सामने रही सब जानते हैं। फिर उसके बाद में जब उसे बाहर निकल के आए तो अब उनको जरूरत भी उसी केंद्र की पड़ रही है जहां पर एनीवे अंत में बीजेपी है अभी। तो यहाँ पर स्टैंड होना बहुत क्लियर होना नहीं चाहिए था, ये स्टैंड क्यों चेंज हो रहा है फिर? नहीं, वो मेरे हिसाब से स्टैंड क्लियर है। अभी 3 दिसंबर को ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस करके एक सम्मेलन हुआ था जिसमें तमाम विपक्षी दल के नेता एड्रेस किए थे। एमके स्टालिन और ये अखिलेश जी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से बीके हरिप्रसाद जी थे और तेजस्वी जी आदि थे। वहां पर फारूक अब्दुल्ला साहब न सिर्फ उसमें अपना भाषण दिए बल्कि आखिरी में जो उनका ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत थी कई लोगों के साथ और खास तौर से जो कन्वीनर पी विल्सन साहब के साथ थे कि आई वाज एंजॉयिंग एवरी मोमेंट एंड आई वाज सपोर्टिंग एवरी स्टैंड टेकन ओवर देयर। तो फारूक साहब का तो बहुत क्लियर है और जब मैं भी उनसे बात कर चुका हूं तो मुझे पता है। अब उमर साहब उस पोजीशन पे है जहां रियल पॉलिटिक माइट टेक ओवर सम ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ हिज स्ट्रेटेजी। तो हो सकता है वो करें, लेकिन डेफिनेटली बीजेपी के साथ नहीं जा रहा है, इतना पूर्ण विश्वास है। और देखिए इंडिया गठबंधन में जो पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी इज नॉट प्लेइंग इट्स रोल फुली वेल। जो स्थिति हुई, जो सीट एलोकेशन के लिए भी जो आप देखे होंगे पार्लियामेंट के अंदर जो हुआ था, जहां अखिलेश जी और अयोध्या के जो सांसद है अवधेश प्रसाद आगे बैठ रहे थे, when one of the seats was taken away from समाजवादी पार्टी और उनको ब्लॉक 3 में दे दिया गया था। द नैरेटिव वहां जो जा रहा था, राहुल गांधी अखिलेश जी हर मुद्दे पर साथ साथ बोल रहे हैं, साथ में एक दलित सांसद जो अयोध्या से जीते हुए हैं, उस वो बीजेपी को बेचैन कर रही थी और विद इन द कांग्रेस पार्टी उनको सपोर्ट मिला और कांग्रेस पार्टी हैड नो ऑब्जेक्शन व्हेन दिस अरेंजमेंट वाज अंडर। तो इसीलिए कई सारी चीजें ऐसी हैं जो विद इन द पार्टीज इश्यूज आते हैं, बट आई डोंट थिंक उससे जो बीजेपी के प्रति किसी प्रकार का लगाव नहीं माना जाना चाहिए। जी जी, यहाँ पर अजय जी एक सवाल ये है कि पिछले कुछ वक्त से खासतौर से हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव का परिणाम सामने आने के बाद से जैसे उमर ने अपनी बात जो भी फ्लेक्सिबिलिटी के तहत की हो और थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा कसना शुरू किया है चीजों को, वहीं पर दूसरी तरफ उद्धव भी जाकर मिल रहे हैं, फडणवीस से फोटो हो रही है, सारी चीजें सामने। तो ये क्या है, मतलब ये अलायंस का कोई स्ट्रैटेजी हो सकती है क्या? देखिए पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। जैसे उद्धव का मिलना देवेंद्र फडणवीस से, अपने पुत्र के साथ, अपने विधायकों के साथ जाकर वहां मिलना, जबकि 2019 में आपको याद होगा मतुश्री का दरवाजा भी बंद कर दिया गया था। पर सारी चीजों को भूल कर अगर वो मिलने जा रहे हैं, साथ में उनका जो बाबरी मस्जिद के मुद्दे पे जो पोस्टर्स वहां पर उनके विधायकों ने लगाए, जो दादर के हनुमान मंदिर के मुद्दे पे आदित्य ठाकरे का कहना कि वहां आरती करेंगे, यानी कि उनको लगने लगा कि ये मुद्दा अपने हाथ से निकल रहा है। साथ में अमित शाह के मुद्दे पे उन्होंने क्या कहा? अमित शाह के मुद्दे पे उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के नायकों के खिलाफ इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। या ज्योतिबाई फूले के खिलाफ बातें आई थी, शिवाजी के बारे में जो टिप्पणियां आई थी पिछले सालों में, या फिर बाबा साहब अंबेडकर को वो महाराष्ट्र का नायक मानते हैं और महाराष्ट्र के नायकों के खिलाफ अगर इस तरह की टिप्पणी होगी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके पीछे क्या रीजन है? उनको भी ये पता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी और जो दो फाड़ हुआ शिवसेना, उसमें अमित शाह का एक मेजर रोल था, बहुत मेजर रोल था, और ये सच्चाई भी है। तो अगर अमित शाह के खिलाफ मुद्दों को उठाया जाएगा तो शायद ये उनके फेवर में जाएगा कि घर वापसी मतलब एकनाथ शिंदे के लिए नहीं, घर वापसी टू दैट ओल्ड फोल्ड जो भारतीय जनता पार्टी लेकर चल रही है 1980 से,
ठाकरे ब्रांड जिसको कहते हैं। तो शायद ये कोशिश हो अलायंस। देखिए राजनीति में कोशिशें होती रहती हैं, उनको भी पता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन ना इस बार किसी को मिलना है, क्योंकि अगर टोटली आप देखें एमवीए का नंबर्स नहीं है लीडर ऑफ अपोजिशन बनने का, किसी एक पार्टी को लीडर ऑफ अपोजिशन दिया नहीं जा सकता। वैसी स्थिति में क्या होगा, हु विल बी द लीडर ऑफ अपोजिशन इन महाराष्ट्र, ये तो बड़ा सवाल है जी। टीएमसी का इलेक्शन आ रहा है जहां पर शिवसेना का वर्चस्व हुआ करता था। आज की तारीख में अगर ये एकजुटता नहीं होती है, कहीं ना कहीं अलायंस है। और देवेंद्र फडणवीस हैज अ वेरी सॉफ्ट कॉर्नर फॉर उद्धव ठाकरे, ये फैक्ट है, इसमें कोई दो मत नहीं है। संघ हैज अ वेरी सॉफ्ट कॉर्नर फॉर उद्धव ठाकरे, इसमें कोई दो मत नहीं है। सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व में अमित शाह जी इज द, जिसको कहते हैं ना रुकावट, तो उनके खिलाफ ये बातें बाबा साहब के मुद्दे पे उन्होंने कर दी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स ऑन डिफरेंट टॉपिक हियर। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो ये हो जाता है कि यहाँ पर जिन तमाम मुद्दों के ऊपर हमने चर्चा की है, ये सब इस देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बशर्ते लोग इस बात को समझ सकें, क्योंकि नेता तो समझता ही है इसलिए वो खेल लेता है, लेकिन जनता का समझना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।